ओके, सो लास्ट टाइम हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द neurons, nerve cells, and how they transmit the impulses. Okay, since we are studying the animal control and coordination. Okay, so last time हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, and I last information was about the electrical impulse, right? Yes, ma'am. Okay. सो बेसिकली हमने क्या देखा, मीन्स क्या ऑब्जर्व किया लास्ट टाइम, कि जो हमारे इम्पल्सेस हैं, मीन्स जो मैसेजेस हैं या सिग्नल्स हैं, चाहे वो सेंसरी नर्व्स के हो या मोटर नर्व्स के हो, वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज द रीजन कि वो फास्ट है, दैट इज द रीजन कि वो बहुत ही क्विक है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमने देखी कि जो भी टर्मिनल एंड था, टर्मिनल एंड किसका? न्यूरॉन का। अभी न्यूरॉन का डायग्राम खोल के बैठना है और वो एक बार देखना है। तो न्यूरॉन का क्या था? टर्मिनल एंडिंग। उनके टर्मिनल एंडिंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल रिसेप्टर्स, यानी एक ऐसे केमिकल्स जो कि जो सिनेप्सेस है, मींस द जंक्शन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसमें से मैसेज ट्रांसमिट करवाना एक रियल चैलेंज है। अभी यहाँ पे मीडिया खत्म हो गया, मींस सॉलिड मीडिया या सॉलिड कनेक्टिविटी नहीं है, स्मॉल गैप है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो जाएगा? केमिकल इम्पल्स में टेम्पररली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वो जो केमिकल है विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, दैट केमिकल वाज इज एसिटाइल कोलिन। ओके, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि हम नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन में मैसेजेस ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई न्यूरोट्रांसमीटर, द वर्ड मीनिंग। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? इस जंक्शन को बिल्ड करते हैं, फिल करते हैं बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स। और वो जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो रिसीव करता है अगेन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो मतलब मूवमेंट कहां से हो रही है? डेंड्राइट टू टर्मिनल एंडिंग। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के मूवमेंट का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो Dendrites to terminal. राइट, डेंड्राइट से कोई भी सिग्नल रिसीव होगा एंड ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स टर्मिनल एंड। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अब लास्ट टाइम बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सेंसेस, रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेड टू मींस एवरीथिंग इन शॉर्ट। ओके, तो वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि ये तो हो गया, हमने नेचर देख लिया कि इन जनरल नर्वस सिस्टम क्या है, मींस हाउ दे आर कनेक्टेड, किस काम को और किस डिपार्टमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया है सबको। देन उनका बेसिक मतलब यूनिट लेवल पे कौन काम कर रहा है, तो यूनिट लेवल पे यहाँ पे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं या कह लो नर्व सेल्स काम कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका बेसिक। बट जब ये न्यूरॉन्स असेंबल हो रहे हैं या फिर जो इनके नर्वस सिस्टम के अब इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं, नाउ हाउ दे आर परफॉर्मिंग, वो कैसे, कौन से डिपार्टमेंट या कौन सा पार्ट, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हाउ आर नर्वस सिस्टम इज मेकिंग द डिसीजंस, तो उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द ब्रेन। Okay, not able to change the slide, so I will delete here. So instead of wasting that time, I will delete. Okay, Sanskar, what you mean by which no page? I didn't get you. And he is asking about the book page number. Okay, okay, acha, okay, you are asking about page number.
So I'm not sure about the page number, but it's somewhere in the beginning of animal control and coordination. Okay, let me find you, Ma'am, find it for is all of you. Yeah. page number 63. Okay, I will show you. I have the module also. Can everyone see the module? Yeah, ma'am. Can see. Okay, so this is the page. You can see 64. 64 पे ब्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड 63 पे न्यू नर्व और उनके इम्पल्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. Okay, so 63 you have to read. If those students who haven't seen anything yet from the module, so you have to, everyone have to. Otherwise क्या होगा, हम पढ़ते जाएंगे बट रिकॉल नहीं कर पाएंगे जब टाइम आएगा. तो क्यों? क्योंकि हमने वापस से खुद की सेल्फ स्टडी नहीं की, विच इज ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. और सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आपको डाउट्स भी आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक हियर, मींस हमारे ब्रेन के बारे में, जहां से फर्स्ट शुरुआत होती है नर्वस सिस्टम की. अभी ब्रेन क्या है, वो मेन पार्ट है, मींस कह लो कि कमांडर ऑफ आवर बॉडी. वो क्यों है कमांडर? क्योंकि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग या फिर सारे हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में जो भी चीजें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, दैट इज सोलली परफॉर्म्ड बाय, वो डिसीजंस कौन ले रहे हैं? ब्रेन ही ले रहे हैं. तो वो ब्रेन को भी स्टडी करना है या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भी स्टडी करना है, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो इन जनरल जो हमारा ब्रेन है, दैट इज कवर्ड बाय, क्योंकि ब्रेन को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना, सो दैट इज कवर्ड बाय अ लेयर, 3 लेयर्स. स्कल तो है ही, उससे पहले ही Cerebrum. टिश्यू का लेयर होता है, दैट इज मेनिंजेस, कवर्ड बाय 3 लेयर्ड टिश्यू, या कवरिंग कह लो, टिश्यू से बेटर है कि मैं कवरिंग वर्ड लिखूं. 3 लेयर्ड कवरिंग known as meninges. If students have, if you all are good with diseases, तो meningitis सुना है सबने? ब्रेन डिजीज होता है Yes, meningitis. तो जहां जिस भी नाम के पीछे itis लगा देते हैं ना, it means we are talking about swelling या फिर inflammation. मैम, Yes. तो ब्रेन के अंदर भी मतलब इन्फेक्शन होंगे कैसे? मतलब वो तो क्लोज एरिया है, तो क्लोज एरिया में कैसे हो सकता है? नो स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन भी उतना ही सेंसिटिव है, दो ब्रेन क्लोज्ड एरिया है, बट स्टिल अभी मैं आपको एक चीज फ्लूइड के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी, या उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, स्टिल देर आर बिग चांसेस कि जो ब्रेन है वो इन्फेक्ट हो जाए सेवरल ऑर्गेनिज्म से, या फिर कुछ अगर बॉडी में कोई चीज है जो कि विच इज नॉट नॉर्मल, तो उससे ब्रेन अफेक्ट होता है. क्यों होता है? ये जो डिजीज है ना मेनिंजाइटिस, तो ये मेनिंजाइटिस जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है. मीन्स देर आर मल्टीपल बैक्टीरियाज. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे गट की बजाय या हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी की बजाय वो गलती से अगर ब्रेन तक पहुंच जाए, यानी मेनिंजेस तक पहुंच जाए, तो वो इनको इन्फेक्ट करते हैं. अब क्यों इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि एट द एंड मेनिंजेस और ब्रेन ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंटेंट है. एंड ऑर्गेनिक कंटेंट है मतलब बैक्टीरिया नहीं देखेगा कि वो ब्रेन है कि क्या है, उसके लिए वो फूड है, राइट? सो दे विल स्टार्ट अटैकिंग देम. So that is the reason कि brain also get infected. कभी कभी ट्यूमर फॉर्मेशन, या कह लो जिसको हम ब्रेन कैंसर बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, या फिर सम ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स. तो जो ब्लड वेसल्स या ब्लड के नेटवर्क जो ब्रेन में है, उनमें कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है, सो कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का. ओके, तो जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं. तो वो जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ ब्रेन में भी होता है. दैट इज द रीजन कि ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव है, और इसको उतना बचाने के लिए उतनी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है. ओके, मींस ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो इनसाइड बोन रहता है. इफ यू कैन नोटिस वेल, हमारी बॉडी में और कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर रहता हो. हमारे स्केलेटल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट? हमें एक स्ट्रक्चर देना कि हमारा जो शेप है वो शेप मेंटेन्ड है कि नहीं, और हम प्रॉपर पोजीशन में खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं. उसके लिए स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी बोन्स एंड कार्टिलेजेस की रिक्वायरमेंट है.
उससे क्या होते हैं, मसल्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स अटैच्ड है। बट ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन जिसके जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है, मींस उसको कवर करने, उसके आसपास बोन की कवरिंग है, ओके, बिकॉज इट इज दैट सेंसिटिव, इट नीड्स दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। यस भाव्य। मैम, तो जब हम लोग ब्रेन कवरिंग हो जाता है और हम लोग मान लो मैम कि हम लिविंग मतलब जो डेड पर्सन है उसका ब्रेन हम निकालना चाहते हैं, लेकिन अब कोई होल वगैरह नहीं है, तो उसका स्कल तो निकल गया, तो फिर आप ब्रेन कहाँ से निकालें? ओके, सो जो अगर आप न्यूरोसर्जन्स की सर्जरी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हो ना, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन ऑपरेशन, राइट, जब उसको ऑपरेट करते हैं। नहीं मैम, मैं उसकी बात नहीं कर मैम। जो मैंने जहाँ तक देखा है कि एम्स वगैरह में लिविंग मतलब जो आई एम सॉरी डेड पीपल्स जो रहते हैं उनके ही ऑर्गन के स्केलेटन निकाले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, राइट। तो उसमें पूछा मैम। ओके, सो वो एक्चुअली ड्रिल किया जाता है, मींस कह लो कि हमारा जो स्कल होता है उसमें स्कल एक कॉमन ब्रेन से नहीं बनता। स्कल जो है वो क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से बनता है, बहुत बहुत सारे टाइप के। जब हम अभी स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन योर सिलेबस और नॉट, बट जब भी आप पढ़ोगे तो स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा स्कल पार्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, और वो जो रीजन्स है वो रीजन्स अटैच्ड होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में नेचुरल एडेसिव्स होते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली कैसे एडेसिव्स यूज करके दो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मेटल की प्लेट चिपकाते हैं या फिर हमारे टॉयज चिपकाते हैं एक दूसरे से, वैसे ही हमारे ब्रेन से भी एडेसिव्स जुड़े होते हैं, और क्योंकि वो प्लेट्स बने हैं, छोटे छोटे प्लेट्स के सेक्शन है, तो वो एक दूसरे से अटैच्ड है। तो उन सर्जिकली उन एडेसिव्स को डिसॉल्व किया जाता है एंड देन उनको कट किया जाता है। कट करके एक स्मॉल सेक्शन से वो ब्रेन को निकालेंगे, बिकॉज इट इज अ डेड पर्सन्स ब्रेन, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म रहना या उसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन ही ऐसा ऑर्गन है जो आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ से वहां आप ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप नहीं कर सकते तो हाँ, आप मेडिकल पर्पसेस के लिए प्रिजर्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट। बट अगर स्केलेटन किसी का मेंटेन करना है तो उसका जो ब्रेन है उसको ड्रिल करके निकाला जाता है एंड देन वो प्लेट को वापस से आर्टिफिशियल एडेसिव यूज करके अटैच कर दिया जाता है। सो दिस इज द टेक्निक मींस व्हिच आई हैव सीन in front of my eyes. So that is the technique which medical colleges uses. Yes. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, you said that meningitis is a covering above the brain, means meninges. So if a person is infected by meningitis, then why does his or her memory get lost? Okay. The reason is जब भी swelling होती है ना, तो हमारा जो मेमोरी है वो एक्चुअली हमारे बैक साइड में है। बैक साइड मतलब मैं ईच एंड एवरी साइड भी आपको बताऊंगी। तो हमारा जो स्कल का बैक साइड है वहां पे जो पोर्शन होता है वहां मेजर मेमोरी स्टोर होती है। अभी क्यों अफेक्ट हो जाता है समटाइम्स, रीजन इज कि जब आपका लेयर कवरिंग ही इन्फ्लेम्ड रहेगा तो वो क्या करेगा, जो इनसाइड ब्रेन जो सेरिब्रम है ना, मेन पार्ट, वो जो मैगी की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो प्रेस होता है। वो प्रेस होता है और कंप्रेस होगा, उसको जो डिफाइंड साइज मिला है उससे अब वो उसको कम साइज मिल रहा है। तो जब कंप्रेस होता है तो पीछे का पार्ट मैक्सिमम कंप्रेस होता है। एंड लोग जब व्हेन वी स्लीप, व्हेन वी टेक रेस्ट, तो हमारा स्कल सब पे सबसे ज्यादा लोड आता है, मींस उस पर वजन पड़ता है। तो उसकी वजह से और वो कंप्रेशन की वजह से और लोड की वजह से ओवरऑल स्पेस जो है वो कम हो जाता है। जब स्पेस कम होगा और पीछे प्रेशर आएगा तो वो चीज क्या करती है, वो ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट कर देती है। जब मेनिंजाइटिस सिवियर हो जाता है, मींस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, देन इट हैपेंस समटाइम्स कि पीपल लूज देयर मेमोरी, मींस टेम्पररी और मे बी एवरीथिंग आल्सो। Okay, that this happens because अगर पीछे सबको चोट लगती है, this is also the reason कि अगर पीछे सब किसी को भी चोट लग जाए, even with normal accidents also, they tend to lose their memory, या फिर it is very difficult for them to recall each and every point. Okay, क्योंकि वो पार्ट अफेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो मेमोरी है वो अफेक्ट होने लगेगा। वो हमारा हार्ड डिस्क है और वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है, मीन्स इन easy language you can say. Yes, ma'am. Okay. So let's move ahead. Yes, Bhavya, do you have any doubt? No, I just forgot to. Okay. So फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीन मेजर पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। अभी फोर ब्रेन मतलब ये बात आप समझ गए हो कि जो आगे की साइड रहेगा,
मीन्स जो विजुअली आपको जो मेन ब्रेन दिखता है, दैट ऑल मैगी नूडल स्ट्रक्चर, वो चीज हो गई आपकी फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा हो गया? एग्जैक्टली इन द सेंटर। और हाइंड ब्रेन क्या होता है? जस्ट बिलो मिड ब्रेन के जस्ट पीछे, बट हमारे फोर ब्रेन से भी थोड़ा अटैच रहता है और उस अपने मेन पार्ट को वो कवर करके रखता है। उसको हाइंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली कवर्ड रहता है, इट इज नॉट विजिबल। मींस अगर आप वैसे देखोगे तो हाइंड ब्रेन पार्ट दिखेगा नहीं। और हाइंड ब्रेन, यस मैम, तो ये हाइंड ब्रेन जो है मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक लोकेशन उसके लिए अलग से मतलब डिजाइन किया जाता है उसके सेंसिटिविटी के बेस पे। तो मतलब फोर ब्रेन जो है ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हाइंड ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा ना मैम? राइट हाइंड ब्रेन सबसे ज्यादा हाँ, मैम। सेंसिटिव है। एंड हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जो एक्सटेंड होता है और वो आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ओके, सो आई विल जस्ट वन बाय वन मैं कैटेगराइज करना स्टार्ट करूंगी कि एग्जैक्टली किसको हम क्या बोलते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो फोर ब्रेन में मेजरली तीन रीजन आते हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो ईच एंड एवरी टर्म। सेकेंड इज सेरिब्रम, जो वो मैगी नूडल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज सेरिब्रम, उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन। ओके, ये हो गया। अभी जो हमारा सेरिब्रम है, क्योंकि वो मेजर ब्रेन है, जो आप एक्चुअली ब्रेन देखते हो और आंख बंद करते ही जो आपको स्ट्रक्चर ब्रेन का इमेजिन होता है, दैट इज नथिंग बट सेरिब्रम। तो वो जो सेरिब्रम है उसके भी तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स इन द सेंस, इन मींस उसको भी तीन रीजन्स में कह लो कन्वर्ट किया गया है या कह लो कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, second is basal ganglia, third is limbic system. We are going to discuss each and every point. Okay, तो ये हो गया हमारे सेरिब्रम का कुछ पार्ट कि ये एग्जैक्टली ये तीन पार्ट से मिलकर एक पूरा सेरिब्रम कंप्लीट होता है। यस मैम, जैसे हर एक साइंटिफिक टर्म के पीछे कोई लैंग्वेज रहता है हमेशा। तो लाइक मैम इन केमिस्ट्री आयरन फेरस तो लैटिन नेम हो गया वो। तो मैम वैसे ही ये कौन सी लैंग्वेज से निकाले हैं नेम? ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं। Okay. I will explain. दो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस है जो कि बायोलॉजी के नोमेनक्लेचर या फिर कह लो साइंटिफिक वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं। दैट इज फर्स्ट इज लैटिन एंड सेकंड इज ग्रीक। क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज दे बोथ आर डेड लैंग्वेजेस। वाई डेड लैंग्वेजेस? क्योंकि इनको अब कोई नहीं बोलता। जैसे संस्कृत अब कोई नहीं बोलता, बट वी नो कि संस्कृत वाज वन लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करती है, विच इज द मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज, जहां से हर टाइप के लैंग्वेजेस डिराइव्ड है। वैसे ही ये दो बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेजेस है। इनको पुराने जमाने के लोग बोला करते थे। नाउ दे नो लॉन्गर यूज दिस। अभी वो इसको यूज नहीं करते, इसीलिए इसमें कोई अब चेंजेस नहीं होगा। लाइक संस्कृत में अब कोई नया वर्ड इन्वेंट नहीं होता है। वी कैन इन्वेंट और वी मॉडिफाई कॉन्स्टेंटली इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको हम कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहते हैं, राइट? हम कोड्स बनाते हैं, शॉर्टकट्स बनाते हैं, किसी की तो स्पेलिंग भी हमारे आंखों के सामने चेंज हो चुकी है, मेनी मोर थिंग्स। बट लैटिन और ग्रीक के चेंजेस नहीं होते। अब वो चेंजेस नहीं होते इसीलिए कोई किसी भी कॉन्सेप्ट का अगर यूनिवर्सल नेमिंग होगा या यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है तो उनको इन्हीं दो लैंग्वेजेस में से चुना जाता है। इसीलिए भी क्योंकि इंडिया में रह के अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो and you want to show your research work to someone who is living in America or maybe any other part of the world, तो आपका जो लैंग्वेज आप इसी टर्मिनोलॉजीज को यूज करोगे and when you will use it, so that person is going to understand it as much as you are understanding, या फिर किसी और की पढ़ाई आप समझ पाओगे। यस मैम, तो फिर संस्कृत नहीं यूज किया गया क्योंकि वो भी तो ओल्ड लैंग्वेज है। क्योंकि we had multiple, it's all about colonization. Okay, this is all about colonization and dominancy. ऐसा नहीं कि संस्कृत में वर्ड्स नहीं है। संस्कृत में means if I will tell you जो सुश्रुत, you must have all heard about him. जिनको जिन्होंने फर्स्ट टाइम means फादर ऑफ इंडियन सर्जरी जिनको बोला जाता है,
ओके और Yes, उन्होंने yes. फर्स्ट टाइम कॉस्मेटिक सर्जरीज या फिर इन जनरल सर्जरीज को लॉन्च किया था. मींस एक्चुअली अगर टाइमलाइन वाइज देखे तो वेरी फर्स्ट इन एंटायर वर्ल्ड, बट ही डिडंट गेट रिकॉग्निशन एज मच एज वेस्टर्न साइंटिस्ट और वेस्टर्न डॉक्टर्स. उनके भी लिखे हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज इन प्योर संस्कृत लैंग्वेज. अब वो फेमस होने के ऊपर है, लोगों ने अडाप्ट नहीं किया क्योंकि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं या फिर एज अ पीपल मीन्स अस एज अ पीपल, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने उस चीज को प्रमोट ही नहीं किया. बिकॉज वी आर वेरी सिक्रेटिव पीपल, वी यूज टू बी वेरी सिक्रेटिव पीपल. हमारी जो कहते हैं ना कि हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारी जो कल्चर या हमारे बिलीव्स हैं वो हम हमारे तक ही रखते हैं. वी आर वेरी रिजर्व्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर सिचुएटेड एट ओनली वन corner of the world. We don't believe in spreading out and taking over the entire world. बट वेस्ट में क्या हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया. तो वट एवर दियर साइंटिस्ट एंड देयर फेलो पीपल डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड और मे बी क्रिएटेड समथिंग, वो चीज फेमस हो गई. राइट, यू मस्ट हैव हर्ड की लाइक एरोप्लेन के कॉन्सेप्ट्स या फिर बहुत सारी चीजें एंशियंट इंडिया में या फिर हमारी जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो टर्मिनोलॉजीज. सो संस्कृत कुड हैव बीन वेरी फेमस बट नहीं हो पाया बिकॉज पीपल नेवर रीच्ड टू वेस्टर्न रीजन. ओके, मतलब वो पाने में बिलीव रखते थे इंडियंस और फिर राइट बातें छुप ही गया ऊपर में. एग्जैक्टली. सो जो चीज पहले फेमस हो जाएगी लोग अब उसी को एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे क्योंकि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ना, यू कैन नॉट फाइट अबाउट द लैंग्वेज नाउ. अब मींस ओरिजिनली वो ऐसी दो लैंग्वेजेस यूज की जा रही है जो एक्चुअली कोई बोलता नहीं है. इट्स नीदर इंग्लिश नॉर एनी अदर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज. सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. सो पीपल मूव्ड ऑन एंड एक्सेप्टेड व्हाटएवर क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल कोड्स. ओके, सो ये रीजन है कि ये जो थोड़े इनके टेढ़े मेढ़े जो वर्ड्स होते हैं स्पेशली इन बायोलॉजी, तो वो इस तरीके से होते हैं. जैसे आप केमिस्ट्री का आपने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मोस्टली लैटिन ओरिजिन या ग्रीक ओरिजिन वर्ड होता है. जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है मैक्सिमम लैटिन होता है, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो ग्रीक भी हो जाती है. ओके, सो यही दोनों लैंग्वेज मेजरली यूज किया जाता है. बट इनको कौन डिसाइड करता है कौन सी चीज को लैटिन रखना है, कौन सी चीज को ग्रीक रखना है, इट इज solely decided by the international codes. तो जो टर्मिनोलॉजीज जो रिसर्च पर चलेगा, जो भी आप इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट करोगे, देन दे विल डिसाइड कि ओके इस चीज को ये टर्मिनोलॉजी देनी चाहिए. ओके, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड इट्स अ वेरी बिग लॉन्ग रूल बुक. यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन के ये पार्ट्स और कैटेगराइजेशन है. मिड ब्रेन को एज सच किसी पार्ट्स में या फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया है, बट हाइंड ब्रेन को किया गया है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स: cerebellum, pons, and then medulla oblongata. Yes. ओके, अभी देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि अब आप एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू करने वाले हो तो और ज्यादा गलतियां करोगे. सेरिबेलम एंड सेरिब्रम में, सेरिबेलम मींस जो ओवरऑल जो सेरिबेलम है दैट इज बेल लाइक स्ट्रक्चर. तो हाइंड ब्रेन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, इट इज एक्चुअली बेल लाइक. तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है जहां पे भी बेल आया मतलब हाइंड ब्रेन. और सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. अभी क्या होगा, जल्दी जल्दी में यू वोंट चेक द स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो एमसीक्यू में बहुत ध्यान से देखना व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दे हैव रिटन सेरिब्रम और सेरिबेलम. अभी से ही हाईलाइट कर रही हूँ, अभी से ही आप सबको नोटिस में ला रही हूँ ये वर्ड्स. रीजन इज इन फ्यूचर गलती करने से पहले ही आपको प्रिकॉशंस दे दिया जाए तो वो बेटर है, सो दैट मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस पे आपकी एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए, ना कि ये सिली मिस्टेक्स की वजह से. ओके, सो ये हो गया हमारा फ्यू कैटेगराइजेशन की एग्जैक्टली हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइड कैसे है और किस तरीके से. एक और चीज यहाँ पे, हमारे ब्रेन्स के बीच में मींस जो भी स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस कह लो या टिश्यूज के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है and that fluid is known as cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid, CSF बोलते हैं in short. हम ये जो cerebrospinal fluid है इससे गैसेस भी ट्रांसफर होती है ना ब्रेन की तरफ, राइट. और तो मैम कुछ लोगों को माइग्रेन जब होता है, जब उन्हें प्रॉपर एक सर दर्द की स्टेज आती है,
तो मैम उन्हें एसिडिटी भी एक बोला जाता है कि एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि या तो वो ज्यादा ऐसे एसिडिटी क्रिएटिंग फूड खा रहे हैं। तो मैम उसके ऊपर से भी क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि जो हम लोग खा रहे हैं तो उससे मतलब ब्रेन पे भी इफेक्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स आप जो खा रहे हो उससे ब्रेन पे कैसे अफेक्ट होता है वो मैं बताती हूँ। नॉट ओनली ब्रेन, आपका इन जनरल कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन योर फूड। सी, जब राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा आपकी डाइट में, तो हमारी बॉडी को, नॉट ओनली योर ब्रेन, आपके हर बॉडी को एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली हमारे ब्रेन को भी है। ब्रेन को क्यों है? बिकॉज ब्रेन ऑल्सो नीड एनर्जी। यस मैम, कंकशन क्या होता है और कैसे होता है? Sorry, concussion. Okay, I will explain. Let me just finish with the first question, then I'll come to you. So first is कि जो आपका right amount of nutrition है, brain को भी अपनी सारी activities करने के लिए किस चीज की requirement है? Energy की। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबने पढ़ रखा है, तो सेल वाला नेचर यहाँ भी फॉलो होगा। वो एनर्जी को मेंटेन करने का काम, जनरेट करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया तक जो राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। और ब्लड में जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ब्लड में डिसॉल्व रहता है। मतलब वो ईच एंड एवरी सेल तक नॉट ओनली ऑक्सीजन, वो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी पहुंचाता है। मींस फ्यू नीड सम काइंड ऑफ प्रोटीन, मे बी समटाइम्स उनका कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, किसी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, किसी को फैट्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक चीज आपको लार्ज स्केल पे तो सोचना ही है, बट आपको माइक्रो स्केल पे भी सोचना है। एक जो सेल है वो गिव एंड टेक वाला जो वर्क है, जिसको हम नॉर्मली मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं या केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, बट वो सेल भी तो अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना। कभी कभी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, सो मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, तो उस केस में इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट की इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि समटाइम्स जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो सेकेराइड इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, तो वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सेल को अपने खुद को भी मेंटेन करवाना जरूरी है। एक चीज मैंने शायद लास्ट टाइम आप लोगों को नहीं बताया, मे बी आई फॉरगॉट अबाउट द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को तो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है। क्यों मेंटेनेंस की जरूरत है? बिकॉज दे डोंट डिवाइड। एक सर्टेन एज तक ही, ग्रोइंग स्टेज तक, दैट इज ओनली अप टू 5 years तक ही डिवाइड होते हैं। ओके, आपकी पूरी लाइफ वो डिवाइड नहीं होते। एक बार जो नर्व डैमेज हो गया, दैट इज डैमेज, दैट इज गॉन फॉर एवर। नया नर्व सेल उसकी जगह पे नहीं आएगा। जैसे हमारा स्किन रिपेयर होता है, हमारे हेयर रीग्रो होते हैं, या फिर हमारा दूसरा बॉडी पार्ट इंटरनल अगर कोई वुंड है तो वो रिकवर हो जाता है, या मसल रिकवर हो जाते हैं, वैसे हमारे नर्व सेल्स रिकवर नहीं होते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। सो राइट अमाउंट ऑफ ये जो है ना, इस टाइप का न्यूट्रिशन प्लस फ्यू आयंस, जिसको आप मिनरल्स भी बोलते हो, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। मींस इनका राइट अमाउंट मिलेगा, तभी इनिशियल स्टेज पे राइट अमाउंट ऑफ नर्व सेल्स या एज मच नर्व सेल्स एज पॉसिबल विल ग्रो। और नर्व सेल्स जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो बैलेंस रहेगा। सो वो चीज मेंटेन रहेगी। आपका ओवरऑल नर्वस सिस्टम का भी एक हेल्थ है जिसको मेंटेन करना जरूरी है। सो दैट विल बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। सो दैट इज द रीजन कि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अगर ना मिले तो हमारा ब्रेन भी अफेक्ट होता है। ये तो हो गया नर्व सेल्स अप टू 5 years। What about now? Now your nerve cells are not growing, not dividing, not even mine. मेरा तो अब शायद डैमेज भी होने लग गए। तो अगर वो डैमेज हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ माई हेवी माई बैड लाइफ स्टाइल और हेक्टिक लाइफ स्टाइल, आई एम नॉट टेकिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड, आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू माई हेल्थ, तो धीरे धीरे मेरा नर्व डैमेज भी स्टार्ट हो जाएगा। नर्व डैमेज हो जाएगा, न्यूरो ट्रांसमिशन रुक जाएगा, मेरा ओवरऑल बैलेंस, बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली बेकार हो जाएगा। सो मैं क्या हो जाऊंगी डे बाई डे, हमारी मीन्स नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मंद हो जाएंगे, बेवकूफ, कंप्लीटली not able to understand quickly, not at all sharp, not at all clever। तो ये characteristics overcome करने लग, means आपको emerge करने लगेगी। You will start noticing this kind of thing, means in people those who have some kind of nerve damage। Okay, so that is why, so nutrition is important, you cannot ignore that। and उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन है कि खाना खाने के बाद हमें नींद आती है।
क्यों नींद आती है पता है? हमारा जो गट है यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी हमने फ्रेश खाना खाया है तो हमारी बॉडी, स्टूडेंट जस्ट वेट, गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो आई वाज सेइंग अबाउट खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो नींद इसलिए आती है क्योंकि जो हमने फ्रेश फूड कंज्यूम किया है, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी का अटेंशन है वो चीज चला जाता है हमारे गट में, यानी मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन कहाँ चला जाता है, टुवर्ड्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि फ्रेश फ्रेश फूड आया है ना, तो क्या होगा कि मैक्सिमम ब्लड का जो मूवमेंट है, जो इन जनरल जो रिसेप्टर्स है वो उधर ही अटेंशन पे करेंगे। उनको सारी चीज खाई चाहिए, उनको भी नया खाना चाहिए, फ्रेश मटेरियल चाहिए। उसकी वजह से हमारे ब्रेन के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता या सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ब्रेन की साइड ब्लड फ्लो थोड़ा रुक जाता है, कम हो जाता है, मीन स्लो हो जाता है। और वो चीज जब हो गई तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम मिलता है, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आपका ब्रेन क्या फील करता है, लेजी फील करता है। दिस इज द रीजन वी फील स्लीपी और लेजी आफ्टर ईटिंग फूड, और स्पेशली पेट भर के खाना खाने के बाद तो सबसे ज्यादा। Okay, so that is the reason. Yes, yes, Shubham, आपने hand raise किया। I have one more question that मतलब superficial है मैम, fictionness है, जो डेडपूल है मैम, तो उसका मैम वो तो सर को कितना पीठ पे बैठता है, लेकिन उसको तो अब तक कुछ होता नहीं है। You are talking about Deadpool Avengers. ओके, वो एक्चुअली उन्होंने ना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया है अबाउट दिस, क्या बोलते हैं, रीजेनरेटिव ग्रोथ। Ma'am, he is insensitive to pain, ma'am. यस, वो तो रियलिटी में भी एग्जिस्ट होता है। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सबने एक हिंदी मूवी देखी है, मर्द को दर्द नहीं होता, समथिंग, हाँ मैम, हाँ। राइट? सो इट्स अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली। आई विल सजेस्ट टू एवरीवन, मींस दोज हु हैवंट सीन, अगर आपके पास टाइम है सो प्लीज वॉच इट। इट्स अ एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर, इट एग्जिस्ट, मींस वेरी फ्यू पीपल, आई थिंक वन इन मिलियंस, आई थिंक ऐसा होता है। दर्द भी नहीं होता इट इज वेरी हार्मफुल ऑल्सो। इनफैक्ट जिनको होता है वो जिंदा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं रह पाते इतने लंबे टाइम तक। रीजन इज कि दे डोंट इवन रियलाइज कि कहाँ पे उनको चोट लगी है, उनको इंटरनली कोई डैमेज है क्या, उनको प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज उनमें पेन सेंस नहीं होता। पेन सेंस इन द सेंस ब्रेन का एक लोब या एक रीजन डैमेज्ड हो जाता है, और इट कैन नॉट सेंस और इट कैन नॉट गिव द सिग्नल ऑफ पेन, कि यहाँ पेन मतलब क्या हो गया, एक वार्निंग होती है हमारे लिए कि वहां पे सपोज मेरे हाथ में पेन हो रहा है, मतलब मेरा ब्रेन मुझे वार्निंग दे रहा है कि पे अटेंशन टू योर हैंड, डू समथिंग फॉर योर हैंड, मे बी इट्स ब्लीडिंग या फिर कोई कट लग गया है या फिर स्वेलिंग है या कुछ है। एंड जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उधर, देन वी जज, अरे क्या हो गया, एंड देन वी टेक एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एंड हमारा पेन फिर कुछ दिनों के बाद खत्म भी हो जाता है क्योंकि बॉडी रिकवर करती है, वी पेड द राइट अटेंशन। बट जब आप अटेंशन नहीं दोगे तो वो पेन, जो वो प्रॉब्लम है, वो सीवियर होती जाएगी डे बाय डे, डे बाय डे। वही चीज डेडपुल में बताई गई है, बट डेडपुल के पास 2 पॉइंट्स है। मींस अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाइपोथेटिकली ओनली। ही हैज 2 बेनिफिट्स, एक तो पेन नहीं होता, प्लस उसकी बॉडी, उसके ईच एंड एवरी पार्ट रीजनरेटिव है, हाँ, हर चीज वापस से रीग्रो हो सकती है। और हमारे पास वैसा वाला कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ कहाँ है, हमारे नाखून के पास एंड हमारे बालों के पास एंड हमारा स्किन। हमारा लीवर, तब कहते हैं कि लीवर भी मतलब जब ट्रांसप्लांट वगैरह रीजनरेट हो जाता है, राइट? हाँ, तो राइट, वी नीड ओनली आर 20% ऑफ लिवर। मतलब अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है, सो आपका अगर ओवरऑल लिवर का 20% आपके पास है ना, तो भी इट्स इनफ फॉर यू। वो अपने आप रीग्रो हो जाएगा इन फ्यू डेज, मे बी विद इन 1 वीक वो वापस से रीग्रो हो जाता है। बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की आपको राइट न्यूट्रिशन, आप कंप्लीटली स्टेबल मेंटल कंडीशन में भी हो और आपको मॉनिटरिंग अच्छी मिल रही है, सो उस सिचुएशन में सो लिवर ऑल्सो रीग्रोस। इट्स अ ग्लैंड एक्चुअली, इट्स नॉट अ ऑर्गन।
तो लिवर ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, दैट इज द रीजन कि उसको एक्टिवली सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. हमारी बॉडी का मेजर मेटाबॉलिज्म, मेजर क्या, ऑल मेटाबॉलिज्म इज डन बाय लिवर ओनली. सो दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट्स गुड कि वो इंपॉर्टेंट है और उसके पास वो कैपेबिलिटी भी है टू रीग्रो, बट लिवर मैम इज सेंसिटिव टू. यस. मैम तो फिर लीवर वेस्टिजियल कहा जा सकता है क्या? No, no, not at all, not at all. Liver is our bank for our blood. You know, liver has 6% of our body ka storage, sorry, blood storage. 6% of blood storage. It's a fact. Means ये आपकी general knowledge के लिए, and students, those who are seriously interested in biology and really want to pursue something in biology or in medicine, तो आपके लिए तो बहुत important information है. तो हमारे लिवर में हमारी पूरी बॉडी का 6% ब्लड स्टोरेज होता है. मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जब हैवी ब्लीडिंग हो जाती है किसी किसी को, प्रॉपरली उनका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया इन केस, तो लिवर इज द ओनली लास्ट ऑप्शन जो कुछ और देर तक सरवाइव करने में हेल्प करता है. ओके. एंड दूसरी चीज, लिवर में सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, सारे मतलब एवरीथिंग. लिवर हमारा वो है, बाईपास है. मतलब आप कुछ भी इनटेक करोगे, your food, your medicine, alcohol, juices, anything except water, कुछ भी आप engulf कर रहे हो, any organic material, वो चीज सबसे पहले लिवर चेक करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, देन वो पास ऑन करेगा. नो डाउट स्टमक और इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, बट लिवर इज द मेन ग्लैंड जो एक्चुअली सिक्रीट करता है वो सारे जूसेस, लाइक बाइल जूसेस और ये सारी जो चीजें हैं, वो सब कौन सिक्रीट कर रहा है? लिवर सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा है. एंड देन ओनली फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनका क्या हो रहा है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. ओके. सो लिवर इज नॉट एट ऑल वेस्टिजियल. इन फैक्ट इन फ्यूचर लिवर पे ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होने वाली है. यस, श्योर है. और एक क्वेश्चन था बस, वो जो 6% जो होता है वो कैपेसिटी कितनी है उसकी? यस, कैपेसिटी वाइज मैं कह रही हूँ. सपोज एक एवरेज, डज एनीवन नो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है? 6 liters. 7 liters. If a healthy person is there, then 7 liters. ओके. मैम Basically it is in range of 5 to 7. 5 to 7 के बीच में रहेगा. 5 to 7 के. ओके. राइट. समवेयर अराउंड आप कह लो कि 5 लीटर्स के आसपास रहता है. इन स्टैंडर्ड जो मानते हैं दैट इज समवेयर अराउंड 5, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उनके साइज के, ह्यूमन के बॉडी के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो बिगर द साइज बिगर द अमाउंट. सो यानी 5 लीटर का, सपोज 5 इज द एवरेज, तो 5 लीटर का 6% लिवर में रहता है. ओके, एज अ स्टोरेज. ओके मैम. ओके. यस. 300 ml. Ma'am, so is there any another way to stay active even after we take our lunch or dinner? Yes, to not eat carbohydrate as much. आप प्रोटीन डाइट ज्यादा लो और पेट भर के खाना मत खाओ. आई थिंक आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए. मीन्स एक रोटी की जगह हमेशा पेट में रखनी चाहिए. मीन्स इन देयर नॉर्मल लैंग्वेजेस, यू मस्ट हैव हर्ड. तो वो इसलिए बोलते हैं सो दैट आपके ब्लड का या आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट अटेंशन आपकी बेली पे ना जाए, आपके ओवरऑल गट पे ना जाए, या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, तो नहीं जाएगा. तो आपका ब्रेन थोड़ा कंपैरेटिवली एक्टिव रहेगा. एंड टेक प्रोटीन और फाइबर्स as much as possible in your diet. उसका अमाउंट आप बढ़ा दो rather than कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक तो वो डाइजेस्ट भी फास्ट होता है, प्लस उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है. एंड इट्स कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली वेरी इजी टू डाइजेस्ट. तो इजी डाइजेशन की वजह से क्या होता है, बार बार भूख लग जाती है. फिर जैसे ही स्टमक एम्प्टी होगा, वापस से सिग्नल मिलेगा आपको. स्टमक ये नहीं देखता कि ओके बॉडी में इनफ स्टोर्ड क्या बोलते हैं फूड है, वो ये दिखता है कि वो खा लिए, उसका काम अभी हो गया, नाउ इट नीड्स अनदर टास्क. तो इसीलिए हमें दिन में 2 से 3 से 4 बार भूख लगती है. क्यों? क्योंकि एक एवरेज एक मील को डाइजेस्ट होने में इट टेक्स अराउंड 4 to 5 hours. ओके, सो दैट इज द रीजन. सो वही चीज, दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट टू टेक प्रोटीन डाइट to increase the amount of protein in your food, in your meal. Yes. Ma'am, in French or any other, मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं,
तो मैम वो यूजुअली या तो मतलब हमेशा एक चॉकलेट खाते हैं, मतलब वो अलग टाइप का रहता है प्रोटीन बार, यस। नहीं मैम, वो एक चॉकलेट भी रहता है और एक प्रोटीन बार भी रहता है। तो मैम उनसे उससे क्या होता है, वो या वो कभी रेड बुल लेके चलते हैं, लेकिन तो मैम उससे उनका मतलब बहुत देर तक मतलब एनर्जी रहती है। एनर्जी हाँ, ड्रिंक। और टेनिस प्लेयर को मैम खासकर उन्हें चॉकलेट दिया जाता रहता है हमेशा। तो मैम इसका रीजन क्या है कि चॉकलेट से ही इतना एनर्जी आ रहा है उन्हें दैट टेनिस इज बिकॉज ऑफ द कैफीन। वो चॉकलेट बार नहीं होगा, इट लुक्स लाइक चॉकलेट, बट वो जो आपका रेड बुल भी, अगर आई एम श्योर सबने पिया ही होगा, सो रेड बुल में भी क्या है, कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रिंक टी एंड कॉफी, ओके। बट टी एंड कॉफी में क्या है, बहुत ही शुगर एंड मिल्क का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है, एंड कुछ लोग तो उसको और क्या बोलते हैं, फैट और कह लो मलाई टी और मसाला टी, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो ये चीज न्यूट्रिशन वाइज उतनी ज्यादा नहीं होती, बट जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको नेचुरली दे कैन नॉट टेक एनी अदर ड्रग्स, वो आर्टिफिशियल ड्रग्स नहीं ले सकते, दे कैन ओनली टेक नेचुरल फूड। वो नेचुरल फूड और अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे अपनी स्टैमिना और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ओके। सो कैफीन जो है, कैफीन हेल्प्स इन बूस्टिंग द ब्लड सर्कुलेशन। सो ब्लड सर्कुलेशन जब बूस्ट होता है तो हमारे ब्रेन तक भी उतना ही ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, हमारे मसल्स तक भी उतना ही ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। तो ये बहुत ही राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि ब्रेन एक्टिव है एंड मसल में भी इनफ ऑक्सीजन है, ताकि आपका स्ट्रेंथ या आपका जो स्टेमिना है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रह सके। क्योंकि जब जो हमारे मसल्स में अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। यस मैम, वो राइट। करता तो है। लैक्टिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो गया, मतलब हमारी बॉडी जो है वो, मसल्स जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चले गए, विदाउट ऑक्सीजन वो अब एनर्जी फॉर्म करने लग गए। तो वो जो चीज है, उसी चीज में हमें पेन होने लगता है, ऐसा मतलब वो सिग्नल होता है हमारे लिए कि इनफ नाउ, यू कांट वर्क एनी मोर नाउ। सो दैट इज द सिग्नल। सो स्पोर्ट्समैन को वो नहीं चाहिए ना, उनको क्या चाहिए कि उनका अभी गेम जो है वो कई घंटों तक का होगा, पूरे पूरे दिन का होता है, तो उनका ब्रेन भी एक्टिव रखना ज्यादा है, दे रहता हैव टू फोकस ऑल्सो, एंड उनको उनका मसल स्ट्रेंथ भी एक्टिव रखना है। सो वो दोनों को करने के लिए द फूड मीन्स द थिंग दे ईट, प्रोटीन बार एंड समटाइम्स प्रोटीन बार में ही हाई अमाउंट ऑफ कैफीन भी मिक्स्ड रहता है। सो कैफीन की वजह से इट लुक्स डार्कर, तो लगता है कि वो चॉकलेट बार है, प्लस थोड़ा बहुत डार्क चॉकलेट मिक्स रहता है, बट मोस्टली कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा रहता है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ मैच। दे डोंट ईट इट रेगुलरली, प्रैक्टिस पे वो नहीं, कभी नहीं खाते, वो ओनली टेनिस ऑन द डे ऑफ मैच। 8 आवर्स के लिए उन्हें खेलना पड़ा था ना, जो फाइनल था राइट, वर्सेस जोकोविच, तब मैम उनको देखा था कि वो एग्जैक्टली। अलग से कुछ खा रहे थे। राइट, सो ऑर्गेनिक फूड इज ऑलवेज अलाउड, केमिकल इंजेक्शंस और वो जो है वो अलाउड नहीं है, वो तो ऑर्गेनिक मैम फूड इज डोपिंग अलाउड, हो क्योंकि जाएगा फिर। राइट, क्योंकि उनको प्यास लगती है तो दे मींस दे आर प्रोवाइडेड विद वाटर और जूसेस, ओके, मे बी ग्लूकोज या कोई एनर्जी ड्रिंक। सो सिमिलरली कैफीन आल्सो प्ले वेरी बिग रोल इन एनर्जी, मींस एनर्जी रिस्टोरेशन के लिए, ओके। एंड प्रोटीन इसलिए क्योंकि उनका पेट क्या है, भर जाएगा, पेट भरेगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे कम टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, एंड सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन हमारे स्टमक में लंबे टाइम तक रहता है, लंबे टाइम मैम तक रहेगा तो मैम भूख तो नहीं मैम लगेगी। इसलिए Yes. वो लोग च्युइंगम भी खाते हैं क्या? च्युइंगम, मैम सो वो मैम वो च्युइंगम क्यों खाते हैं? दैट इज नथिंग टू डू विद द क्या बोलते हैं कि विद हेल्थ। वो मे बी अपनी जॉ को शेप में रखने के लिए, अपने फेशियल मसल को कंप्लीटली एक्टिव रखने के लिए, और सेकेंड पार्ट इज च्युइंगम से या कुछ ना कुछ करने से लोगों का फोकस मेंटेन होता है। लाइक फ्यू पीपल व्हेन एवर दे आर फोकस, मींस आप लोग भी करते होगे, यू मूव योर लेग्स, फ्यू पीपल शेक देयर लेग्स सो मच, जब भी आप टेबल पे रह के पढ़ते होगे और आप फोकस्ड रहते होगे, और फ्यू पीपल मूव देयर पेन अराउंड, मतलब बहुत ज्यादा आपकी उंगलियों के साथ बहुत सारे लोग पेन खेलते हैं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, इवन आई डू माई सेल्फ। So that is the reason वो chewing gum chew करते हैं. That is nothing to do with the health. That is something related to मैम their maybe appearance or something. Yes. ओके मैम। मैम अगर ये है कि फैट्स को सबसे मतलब सेकंड कम टाइम लगता है डाइजेस्ट होने, फिर भी ये क्यों कहते हैं कि रात में बहुत ज्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए? राइट, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आप रात में खा रहे हो, उसके बाद आप सो रहे हो ना, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी फिजिकल वर्क। सो जब आप रात में फूड मींस हमें इन जनरल भी उतनी ही कैलोरी खानी चाहिए जितना हम यूज करने वाले हैं। मींस
आपको आपके एवरीडे फूड का 80% कैलोरी यूज करना होता है. So on an average, एक adult takes female adult takes somewhere around 1500 to 1800 calo या almost near to 2000 calories. Okay, and जो male है somewhere around 2500 calories. तो out of 2000 आपको आपका 1500 to 1800 calories यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा रिजर्व नहीं कर सकते. यू आर ईटिंग एवरी डे एंड आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो एडिपोज टिश्यूज है, एडिपोज यानी हमारे फैट जो हमारे मसल्स के साथ जुड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी में रिजर्व होते हैं, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, तो वो ऑलरेडी है. सो दैट इज द स्टोर फूड. तो थोड़ा थोड़ा एवरीडे स्टोर होगा, बट आप थोड़ा यूज कर रहे हो और सारा का सारा स्टोर करवा रहे हो, तो उससे क्या होता है, वेट गेन होता है. दैट इज द रीजन कि शाम को ज्यादा खाना खाने को नहीं बोलते हैं. इनफैक्ट बहुत ही अर्ली मीन सोने से 1-2 घंटे पहले ही आपको खाना खाना है, ताकि वो जो 1-2 घंटे हैं उसमें आपकी बॉडी मूवमेंट में वो जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी यूज हो जाए. एंड बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव टू स्लीप, तो आपको हैवी फैटी फूड खा के कोई मतलब नहीं बनता. ओके, सो दैट इज द रीजन. एंड लाइट फूड भी बोलते हैं, दैट इज द रीजन कि आपको लाइट फूड भी खाना चाहिए. मींस कैलोरी वाइज ज्यादा कैलोरी आपको नहीं खानी चाहिए. Yes, ma'am. राइट. ओके, संचिता ने पूछा है, when we shake our legs or pen, it is said that we are not focused or concentrated. Is it true? संचिता, it is a medium of means वो आपके लिए helping system है या helping mechanism है to focus. I won't say कि उससे focus आपको होगा, but when you are focused, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसके बदले में कुछ रिएक्ट करती है. ओके, हर चीज का एक्शन रिएक्शन होता है. एवरीवन नोस. लाइक जो डॉग्स रहते हैं वो जब अपने ओनर को देखते हैं या कोई भी एनिमल अपने ओनर को यस, देखते हैं, तो वो कोई साइन देता है, तो वैसे ही सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए रहेगा कि हमारी बॉडी भी करती है. तो हमारी बॉडी अगर फोकस करना है तो यानी फोकस एक टाइप का हमारा एक्शन हो गया. अब उसके बदले में कुछ तो रिएक्शन मिलेगा, तो हमारी बॉडी वो बची कुची एनर्जी या जो दूसरा मूवमेंट है वो कहीं और करता है. वो अनकोऑर्डिनेटेड या कह लो इन काइंड ऑफ टेम्पररली इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, जो आपको रियलाइज भी नहीं होता, बट वो हो जाता है. ओके, सो दैट इज समथिंग related to that. It's not true कि आप focused हो या नहीं. In fact, I'm most focused when I play with my pen. तो अगर मैं अपने पेन के साथ प्ले कर रही हूँ, then I am able to think very clearly. So it is something subconscious level पे I adapted. It is nothing कि मैंने सोच के ऐसा किया है. And I think many of you have some of your unique things to be in focus while studying. मैम म्यूजिशियंस भी ये करते हैं, मतलब जब उन्हें बीट चाहिए रहती है ना, मतलब मेट्रोनोम नहीं रहता जब उनके पास, तो वो 4/4 8/8 का टेम्पो का बीट पैर से प्ले करते रहते हैं. वो ऐसे हिलाते रहते ताकि उनको करेक्ट करेक्ट ताकि उनको वो फोकस कर सके और उनको वो राइट ट्यून मिल सके या वट एवर दे नीड इन म्यूजिक वो उनको मिल सके. Okay, so yes, let me take few of the other questions. Chat में कुछ बच्चों ने पूछे हैं. Okay, cause of brain cancer. बच्चे, कैंसर का मीनिंग पता है क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. कॉज ऑफ ब्रेन कैंसर मतलब पर्टिकुलर पार्ट का या पर्टिकुलर सेक्शन का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है. किसी भी चीज का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है उसको हम कैंसर बोलते हैं. और कैंसर क्या है? बहुत टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन. अगर वो लिवर में है तो लिवर कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है. सिमिलरली ब्रेन कैंसर भी होता है. तो उसमें क्या होता है, जो मेनिंजेस हैं या डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के सेगमेंट्स हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है. सेरिब्रम में स्पेशली उनका क्या बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है, विच इज नॉट सपोज टू बी डन. तो ये जो होगा तो इसकी वजह से हमारा बॉडी का जो पर्टिकुलर सिस्टम है, जो वो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगेगा. इसका क्योर अभी क्या है? सबको पता है कि कैंसर का इन जनरल कोई क्योर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो रीजन होता है कैंसर का, दैट इज समथिंग जेनेटिक. किसी किसी के जीन्स में ही वो पर्टिकुलर जीन होता है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जो इनका जेनेटिक है उसको आप क्या कर सकते हो, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो आप सबसाइड करने के लिए कीमोथेरेपी कर सकते हो. कीमोथेरेपी मतलब ऐसे ड्रग्स, वो मेडिसिन जो कि उन कैंसर सेल्स पे अटैक करती हैं और उनके ग्रोथ को कंप्लीटली नलिफाई करने की कोशिश करती है.
ओके, सो ये चीज होती है। बट कुछ कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ट्यूमर फॉर्म में होते हैं। ट्यूमर फॉर्म में मतलब कि वो कहते हैं एक जगह पे ही ग्रोथ होता गया और वो बल्क एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो वो ज्यादा फैलता नहीं है, वो एक ही जगह पे ट्यूमर बनता है। तो उसका रीजन है सर्जरी, मीन्स उसका जो आंसर है, जो क्योर आप पूछ रहे हो, दैट इज सर्जरी। बट कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, मीन्स वो एक्यूमुलेट नहीं होते, वो स्प्रेड होते हैं। तो जो चीज स्प्रेड होती है ना, वो मोस्ट डेंजरस कैंसर होते हैं। उनका अभी तक कोई मीन्स एज सच फाइनल, फुल एंड फाइनल क्योर नहीं है। हाँ, इनिशियल स्टेज में है तो क्योर है, बट अब वो कैंसर अपने फाइनल पीक पे पहुंच चुका है। इट हैज कम्प्लीटली टेकन ओवर एवरीथिंग, मीन्स बॉडी की सारी चीजें उन्होंने ओवरटेक करके रखा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर द कैंसर। दैट इज द रीजन की मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर पेशेंट्स डाई, मीन्स आफ्टर मे बी फ्यू ईयर्स उनको एक्स्ट्रा उनकी लाइफ आप बढ़ा सकते हो, बट they die eventually, because I have seen many cancer people in my life. I used to work in cancer department only, so there is no such treatment. Chemotherapy है जो टाइमली करनी पड़ती है और वो लाइफ टाइम रहती है। इट्स नथिंग की कीमोथेरेपी आज की तो कल आप ठीक हो जाओगे। इट्स अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट जो एक पेशेंट को करना पड़ता है। मैम, और केमोथेरेपी से मतलब अभी रिसेंटली सुनाई दी है कि कोविड मतलब जब होता है और ब्लैक फंगस अगर किसी को रहा तो केमोथेरेपी और बढ़ा देगा, मतलब वो या तो फिर और मतलब वो कम भी कर, मतलब 50-50 का चांस है, या तो वो बढ़ा देगा पूरा या तो वो घटा भी देगा पूरा केमोथेरेपी। राइट। तो मैम ये मतलब सर्वे किए जाते हैं कि मतलब पर 100% जिनको कोविड हुआ होगा तो और ब्लैक फंगस भी हुआ होगा, और फिर बाद में जब जो रिजल्ट सामने आते हैं कि किसका बढ़ गया किसका घट गया, तो उसके बेसिस पे साइंटिस्ट मतलब करते हैं क्या? कह सकते हो आप, पर 100 नहीं लिया जाता। एक मिनिमम जो सब्जेक्ट मींस जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो मिनिमम सब्जेक्ट्स चूज किया जाता है, इट इज समथिंग अराउंड 1000। जो मिनिमम नंबर है उसको 1000 कंसिडर किया गया, क्योंकि उतनी रेशियल वेराइटी होनी चाहिए। रेशियल रेसेस एवरीवन अंडरस्टैंड, यस मैम। उनके डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक्स होने चाहिए, तो उतनी रेशियल वेराइटी उनको कवर करनी पड़ती है। सो दे टेक फ्यू थाउजेंड्स। तो उनके बीच में उन्होंने मे बी उसकी अंडरस्टैंडिंग रखी होगी कि ओके, कीमोथेरेपी का कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। इट्स नथिंग कि 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव। एंड ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कीमोथेरेपी हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत वीक कर देता है। Okay, so that is the reason of that जो आपने पढ़ा, but still the research is still going on. There is no fixed clarity on that कि chemotherapy is it helping or is it really creating more chaos? ऐसा कोई fixed conclusion नहीं निकला है अभी तक। मैम, और एक जस्ट पूछना था कि जब पैरासाइट रहते हैं, लीचेस स्पेशली, जो अगर वो ब्रेन तक आ जाते हैं तब वो उन्हें बोला जाता है कि खींचना नहीं चाहिए कभी लीच को, वरना वो पूरा उखाड़ देगा वेन्स उधर से। आप बोल सकते हैं क्योंकि दे आर सकिंग एनिमल्स, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, ब्लड सकर्स होते हैं, उनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो वो सकिंग की वजह से उनका जो माउथ का ग्रिप होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज द रीजन बोला जाता है उनको। और उनको अगर वो ब्रेन तक है तो उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। मैम, या तो फिर ऐसा भी किया जाता है ना कि उनको सॉल्ट लगा दिया जाता है तो वो अपना वो तो है, सॉल्ट आप लगा दोगे तो फिर वो चले ही जाएंगे, वो मर जाएंगे फिर। Yes. Swarali has asked, sometimes while sneezing we have extreme pain in head. Why so? That is because temporarily जब आप sneeze करते हो, I think everyone knows, आपका जो heartbeat होता है वो stop हो जाता है. Yes, ma'am. Whenever you sneeze, your heartbeat stops. That is the reason we call God bless you. Okay? क्योंकि वो बहुत ही risky situation है. तो जब आपका हार्ट टेम्पररी जब स्टॉप होता है तो उस टाइम पे जो ब्रेन है ना, वो कोऑर्डिनेट करने के लिए मीन समटाइम्स वो कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या बोलते हैं कि पेन होता है या हेडेक होगा। मोस्टली स्नीजिंग जो होती है वो कॉमन कोल्ड के टाइम पे होती है। अगर आप उस टाइम मीन्स जब आप एक्चुअली बीमार हो तो उस टाइम पे क्या होगा, योर बॉडी इज ऑलरेडी वेरी टायर्ड और उसमें ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम फाइट कर रही है और आपको पहले से ही बहुत हेडेक है उस चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ फॉरेन बॉडी और फाइटिंग। तो वो रीजन भी होता है कभी कभी हेडेक का। Okay, so this is something means you must have observed, so this is the explanation for that. Yes. मैम, जो छोटे एनिमल्स रहते हैं, मतलब अगर बेबी फिश हो गई या बेबी टर्टल्स हो गए, तो मैम उनका ब्रेन मतलब कितना स्टोर कर पाएगा मेमोरी? वेरी लिटिल, उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन्स नहीं होते। फिश में होते हैं,
बट क्या बोलते हैं कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट वो कर पाएंगे, क्योंकि दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनालिटिकल स्किल. अभी हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू. हमारे पास एक चीज होती है दैट इज नोन एज एमिगडेला. क्यों मैमल्स अलग हैं एंड व्हाई वी कंसीडर मैमल एज पेट? रीजन इज वी हैव एमिगडेला. एमिगडेला एक बहुत ही बड़ा सोर्स है फॉर क्या बोलते हैं इमोशन. ओके, हम इमोशनली कनेक्टेड. तो ये कुछ एडवांस चीज है. हमारे पास करंट मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी के अलग अलग सेक्शंस हैं. जब आप नॉर्मली कुछ सीख रहे होते हो तो आपका फोर ब्रेन एक्टिव हो जाता है. अब जब आप वो चीज में प्रो हो जाते हो, मतलब एकदम ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है एंड यू आर कंप्लीटली क्या बोलते हैं एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, तो वो इन्फॉर्मेशन शिफ्ट हो जाता है हाइंड ब्रेन में. जैसे कि अगर कोई नया टॉपिक मुझे पढ़ाना है जो मैंने ही शायद नहीं पढ़ा है या मेरे लिए ही डिफिकल्ट है, तब वो इन्फॉर्मेशन मेरे फोर ब्रेन में रहेगी. मतलब मैं कॉन्शियसली उस चीज को पढ़ाऊंगी, या मैं बार बार पढ़ूंगी एंड देन समझूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी. इट मीन्स दैट इज इन फोर ब्रेन. बट कोई टॉपिक ऐसे भी है वो इतने बार रिपीट हो चुके हैं, इतना पुराना हो चुका है, एंड आई हैव सो मच ऑफ प्रैक्टिस कि अब मैं वो चीज मुझे नींद में भी पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन हैज शिफ्टेड इन माई हाइंड ब्रेन नाउ. सेम उसी तरीके से आपके कोई भी स्किल्स, कोई भी न्यू स्किल्स जो आप सीखते हो, उसका कोऑर्डिनेशन यही रहता है. कोई भी नई चीज फोर ब्रेन में आती है एंड फिर हाइंड ब्रेन में जाती है. अभी फिशेस और टर्टल्स के आपने पूछा, उनमें इस तरीके से ब्रेन के सेक्शंस नहीं होते. उनके पास कोई टेम्पररी और परमानेंट का शिफ्ट का नहीं. ये एडवांस होते होते मैमल्स में ही अभी तक आ पाया है, और मैमल्स में भी प्राइमेट्स में ही आ पाया है. प्राइमेट्स मतलब एप्स एंड ह्यूमंस. मैम कॉज मेरे पास जो है वो दो है. एक छोटा है बहुत ही, मतलब वो 4-5 साल का है, और एक बड़ा है जो 13 इयर्स 14 इयर्स का वेल डेवलप्ड है. तो मैम मैंने जब दोनों को देखा, और मतलब जब सीटी उन्हें और सीटी से बुलाता हूँ, मतलब ऐसे विसल करता हूँ जब मैं, तो फिर बाद में सिर्फ बड़ी वाली आती है, छोटा वाला कहीं और ही भाग क्योंकि जाता है. बड़े वाला को आपके साथ टाइम हो चुका है ना, प्लस वो उसकी जो समझदारी है इन जनरल वो डेवलप्ड होगी एज कम्पेयर टू छोटा वाला. सो वो आपके कमांड समझता होगा, छोटे मीन्स थोड़े बहुत आपके सिग्नल समझ पाता होगा. सो दैट इज द रीजन मे बी. सो यू कैन से कि उनका नर्वस सिस्टम अभी डेवलप हो चुका है, सो दे आर गुड एट एनालाइजिंग नाउ. मैम कैंसर के सिम्टम्स होते हैं कि कोई स्पेसिफिक हर टाइप के कैंसर के? लाइक जैसे अगर आपको लंग कैंसर या माउथ कैंसर है तो सिम्टम्स यही है कि व्हेनेवर यू कफ, व्हेनेवर यू स्नीज, तो ब्लड हमेशा प्रेजेंट होगा. ओके, मे बी अगर मींस इन जनरल अगर कैंसर के आप सिम्टम्स देखना चाहोगे तो ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है. बॉडी हमेशा टायर्ड रहती है. कभी भी मींस आपने अच्छे से खाना पीना खाया एंड कभी भी चक्कर आ जाते हैं, डिजीनेस फील होता है, नॉट सो एक्टिव. ये एक दिन में नहीं होता, ये स्लोली स्लोली होता है. यही रीजन है कि कैंसर का पता भी नहीं चल पाता कि अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो होते हैं. सो वीकनेस, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका बॉडी का कोप अप ना कर पाना, दैट दीज आर द सिम्टम्स जो स्लोली एंड स्टडीली टाइम के साथ इंटेंस हो जाते हैं. यस तन्वी. मैम ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर में डिपेंड करता है कि जो मैक्सिमम जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं. और जो ल्यूकेमिया है दैट इज ल्यूकोसाइट्स, यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स. क्योंकि आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता ना, तो वो डिवाइड ही नहीं हो सकते, तो उनमें तो कैंसर के चांसेस नहीं है जब तक बोन मैरो में कुछ ना हो तब तक. तो जो उनमें बेसिकली ब्लड कैंसर जो है यानी ल्यूकेमिया, उसमें WBC का बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो जाता है. और WBC किस लिए यूज होता है? हमारे इम्यूनिटी के लिए. हमारे ब्लड दो टाइप के हैं, एक आरबीसी और एक WBC, यानी व्हाइट ब्लड एंड रेड ब्लड. तो जो व्हाइट ब्लड है वो काम करता है इम्यूनिटी का, और रेड ब्लड जो है वो काम करता है ऑक्सीजन बाइंड करने का. तो इनका एक दूसरे के साथ प्रॉपर अच्छा पैकेज मेंटेन्ड है. बट जब WBC का नंबर जरूरत के हिसाब से ज्यादा है, इट मीन्स कि दे स्टार्ट अटैकिंग देयर ओन सेल, खुद की ही बॉडी को अफेक्ट करने लग जाते हैं. जब ऐसा होने लग जाता है तब उस टाइम पे क्या होता है कि खुद की बॉडी को वो हार्म करने लगते हैं. दे स्टार्ट ईटिंग देयर ओन सेल्स, अच्छे सेल्स को भी खत्म करने लगते हैं. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्लड कैंसर. मैम तो अगर रेगुलर चेकअप्स है, हेल्थ चेकअप्स, तो डिटेक्ट होता है क्या? स्टिल आप नहीं कर सकते, बहुत ही स्लो एंड स्टडी है. मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आज चक्कर आया, सो आई विल नॉट थिंक अबाउट कैंसर इन फर्स्ट प्लेस. आई विल थिंक कि ओके मे बी मैंने कोई स्ट्रेस लिया होगा, मे बी आई हैवंट ईटन वेल, एट वेल, या फिर कोई और सिम्टम्स मैं सोचूंगी.
ओके, या फिर मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई है, आई वोंट थिंक कि मुझे कैंसर हुआ है। हाँ, ये जो चक्कर आना है, ये अगर मुझे बार बार हो रहा है, मीन्स वेरी फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, एवरी आवर, देन आई विल बी सीरियस, देन आई विल गो फॉर द चेकअप। एंड जब चेकअप होगा तब तक कैंसर शायद काफी बढ़ चुका होगा। सो दिस वे मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स फाइंड आउट दिस वे. So this is the reason कि people never able to find out what exactly means how cancer spread, और क्या बोलते हैं कि exactly उनको initial stage पे ही कैसे हम overcome कर लें. Yes. Okay, so our time is almost up and हम brain से cancer की तरफ shift हो गए. I will take the final 2 questions which students have asked in the chat. Some kinds of dogs can sense those patients. Okay, which patients you're talking about? Can you give me a little bit of background? Okay. Yes, Tanvi. मैम बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया तो चांसेस है क्या वो ब्लड कैंसर अच्छा होने का? Sometimes yes there are, but not every time, depending upon the situation. अगर आप छोटे बच्चों में अगर पता कर रहे हो, क्योंकि उनका बॉडी डेवलप होता है तो बोन मैरो भी डेवलपिंग स्टेज में होता है, सो इट इज ऑलवेज यूजफुल. वो बहुत ही सही एक्चुअली मेथोडोलॉजी है कैंसर को ओवरटेक करने की. बट अगर एडल्ट में है सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, स्वराली कैंसर के बारे में. ओके, सो यस स्वराली, जो आप डॉग सेंसेस और इन सब की बात कर रहे हो, आई हैव आल्सो हर्ड, बट मेरे पास एक राइट प्रूफ नहीं है. मींस आई हैवंट सीन और रेड एनी राइट प्रूफ या सॉलिड प्रूफ जो कि कैंसर डिटेक्ट करने, मींस डॉग का स्मेल से पेशेंट्स को डिटेक्ट करना होगा. यस, दे कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर पर्सन में कोई एबनॉर्मेलिटी है या कुछ तो गड़बड़ है, बट इज इट अ कैंसर? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके. So yes, students, I will just end the session here only. Rest of the questions जो मैंने आंसर नहीं किए या because of time मैं नहीं कर पाई, I'm going to take in the next class, or maybe you can message me also. Okay. Everyone understood ना about the brain? Means we didn't discuss that much, but yes, उसके one by one हम सारे brains के functions discuss करने वाले हैं. Okay. I'm recording. Yes. Okay. Okay. So thank you everyone for your patient listening and enjoy your Sunday. Let's meet next week then. Bye, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye everyone. I'm happy Yeah, ma'am. teaching Thank you. you. Happy Teacher Day, ma'am. Thank you everyone. Bye, ma'am.